हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पायनियर एजुकेशन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 को। इसका नाम है मानचित्र। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि यदि हमें पृथ्वी की विशेषताओं का अध्ययन करना है तो हम ग्लोब का सहारा लेते हैं, लेकिन जब हमें देश, उसके भीतर राज्य, जिले, शहर के बारे में अध्ययन करना पड़ता है तो फिर यहाँ पर ग्लोब की उपयोगिता है वो समाप्त हो जाती है, वो कम हो जाती है। ऐसे में जो हमें मदद करता है उसका नाम है मानचित्र। जो हमें इन क्षेत्रों की पर्याप्त और सूक्ष्म जानकारी प्रदान करता है उसका नाम है मानचित्र। तो ये मानचित्र है क्या? तो चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। जैसे इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मानचित्र इस प्रकार खींचा हुआ है। ये रहा दक्षिण अमेरिका का सिरा और ये रहा रसिया और जापान वगैरह। अब आपको इस फिगर में ये दोनों अलग अलग छोर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये दोनों जुड़े हुए हैं। इसका मैं बेहतर आपको अवलोकन कराता हूं। जैसे देखिए, यहां दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है रसिया, वहां का क्षेत्र रसिया, जापान वगैरह, और ये रहा यहाँ पर अमेरिका का क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि हम इस ग्लोब को चपटा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में इसका बेहतर जानकारी लेने के लिए हम एक मानचित्र खींचते हैं चपटी सतह पर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मानचित्र की विशेषता। कुछ मानचित्र हैं आपको छोटे छोटे क्षेत्रों की जानकारी देंगे, तो कुछ आपको किसी चीज के बारे में तथ्य की जानकारी देते हैं। अब आपने एक और नाम सुन रखा होगा एटलस का। अब एटलस है क्या, इस पर हम इसकी जानकारी लेते हैं। तो एटलस मानचित्रों का समूह है। उसमें आपको भौतिक मानचित्र मिल सकता है, राजनीतिक मानचित्र मिल सकता है, थीमेटिक मानचित्र मिल सकता है, जिसमें अलग अलग तथ्यों की जानकारी प्राप्त होगी आपको मानचित्रों के द्वारा। इसका एक ये संग्रह है। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं मानचित्रों के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला हमारा भौतिक मानचित्र। पहला हमारा है भौतिक मानचित्र। अब इस मानचित्र में होता क्या है वो हम देखते हैं। पहले ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड का नक्शा। ये क्या है? भौतिक मानचित्र है इसका। अब इसमें आपको ये डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे हैं। ये रिजेंबल करते हैं पहाड़ को, पठार को, मैदान को। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जितना भी ब्लू क्षेत्र है ये पानी का क्षेत्र है, ग्रीन क्षेत्र मैदान का क्षेत्र है, ब्राउन क्षेत्र है वो है पहाड़ पर्वत का क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं दिखाई दे होगी देश की। जैसे यहाँ पर आपको इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह में डिफेंस करना मुश्किल हो जाएगा कि उनकी वास्तविक सीमा क्या है। तो यहाँ सिर्फ आपको इन क्षेत्रों की सतह की विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, जिसमें क्या क्या है? पर्वत, पहाड़ इत्यादि। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे मानचित्र की ओर बढ़ते हैं। उसका नाम क्या है? सेकंड है राजनैतिक मानचित्र। यहां पर हम एक फिगर लेते हैं। ये आपको भारत का, इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेते हैं, इंडिया का राजनीतिक नक्शा लेते हैं। अब आपको यहां पर सारे जितने भी स्टेट हैं उनकी बाउंड्री दिखाई दे रही होगी। दिखाई दे रहा होगा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सबकी एक अलग अलग सीमाएं हैं। यदि हम अब फिजिकल मानचित्र लेते तो इनमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता, इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता कि किन राज्यों की, किन स्टेट की कौन सी सीमाएं हैं। यही है, आप इसे वर्ल्ड में भी ले जा सकते हैं। वर्ल्ड में भी जब कंट्री का आपको बाउंड्री को डिफरेंशिएट करना होगा तो वहां आपको पॉलिटिकल मैप की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमें क्या बताता है? राज्यों की जो राजनीतिक रूप से खींची गई रेखा और देशों की राजनीतिक रूप से खींची गई रेखा है। ठीक है, अब हम तीसरे मानचित्र की ओर बढ़ते हैं। उसका नाम है
थीमेटिक मानचित्र। अब यदि हमें किसी विशेष तथ्य का जानकारी लेना है, किसी विशेष तथ्य के बारे में जानना है, तो हम जिस मानचित्र का प्रयोग करते हैं वो है थीमेटिक मानचित्र। अब मैं आपको एक यहाँ उदाहरण दिखाता हूं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैप रिजेंबल करता है, दर्शाता है फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के वन क्षेत्र को दर्शाता है। इसमें आपको ये ग्रीन जोन दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, यानी यहाँ पर जो वन की डेंसिटी है, घनत्व है, सबसे अत्यधिक अधिक है। ऐसे हम इस मानचित्र का सहारा लेकर ये हम दर्शा सकते हैं कि भारत के किन क्षेत्रों में वन का घनत्व ज्यादा है। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग तथ्य लेना चाहें तो हम इस मानचित्र का सहारा ले सकते हैं। इस मानचित्र का नाम है थीमेटिक मानचित्र। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मानचित्र के जो 3 घटक हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। 3 घटक, कौन कौन से 3 घटक हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। ये 3 घटक हैं जो हमें मदद करते हैं मानचित्र को समझने में, मानचित्र के अध्ययन में, और इसके द्वारा हम क्षेत्र की विशेषताओं का अध्ययन कर पाते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से क्रमिक रूप से देखते हैं। तो हमारा जो पहला घटक है उसका नाम है दूरी। पहले हम दूरी को देखते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ये मानचित्र है, इस मानचित्र में ये राजस्थान हुआ और ये मध्य प्रदेश हुआ। मान लिया कि यहाँ ए शहर है और यहाँ पर बी शहर है। इन दोनों के बीच में जो ये है कितने 5 सेंटीमीटर का ये लाइन है। ये 5 सेंटीमीटर आपको बता रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी। तब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जब वास्तविक रूप में हम जाएंगे तो क्या ए और बी के बीच में इतनी ही दूरी होगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं, एक मानक निर्धारित कर देते हैं। जैसे कि हम यहां बता देंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर है। तब आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि ए और बी के बीच के हम डिस्टेंस को आप कैसे निकालेंगे। आप इसे आसानी से निकाल पाएंगे कि 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो यहां हमने एक मानक निर्धारित कर दिया 1 सेंटीमीटर का। अब यहां पर एक और प्लेस ले लेते हैं, सी और डी, इसे कर देते हैं 3 सेंटीमीटर का लाइन ये। तो अब इसके बीच के आप डिफरेंस और डिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमें मदद करता है किसी भी चीज को आसानी से समझने में। जैसे इतने बड़े क्षेत्र को हम छोटे से फिगर में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके लिए ये मदद करता है हमारा दूरी का मानक। अब इसमें वर्ल्ड के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा मानचित्र, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू वहां पर 1000 किलोमीटर लेते हैं। यानी छोटा सा मानक बड़े से दूरी को दर्शा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र। छोटे पैमाने वाला मानचित्र, इसका प्रयोग हम करते हैं देशों के बीच दूरी निकालने के लिए, राज्यों के बीच दूरी निकालने के लिए। यानी जहां हमें ज्यादा दूरी का ज्ञात करना है वहां हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करेंगे और छोटे छोटे पैमाने के बदले में हम बड़े से डिस्टेंस को डिस्क्राइब करेंगे, वहां स्टैंडर्ड हम बड़ा रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि हमें, जैसे कि यहां मान लिया ये आपका शहर दिल्ली हो गया, डी से दिल्ली। अब ये दिल्ली का यदि आप मानचित्र बनाओगे तो दिल्ली इसकी तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा, उसका मानचित्र आपको स्पष्ट दिखेगा। अब उसके बीच की जो दूरी होगी, जैसे यहाँ और इसके बीच में दूरी 500 किलोमीटर की होगी। मान लिया कि दिल्ली की दूरी टोटल होगी 600 किलोमीटर। हमें निकालना है इन दो जगहों का, जैसे यहाँ ए और यहाँ बी है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक,
अब इन दोनों के बीच में हम ये तो नहीं रह सकते कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, क्योंकि इसके बीच की जो टोटल दूरी है वो लगभग 100 या 200 किलोमीटर होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा मानक रखते हैं। यहां हम रखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहां रख देंगे हम 10 किलोमीटर। और ये फिगर मैंने आपको छोटा दिखाया है, लेकिन जब दिल्ली का वास्तविक रूप में मानचित्र हम पढ़ेंगे तो इसी के समतुल्य पढ़ेंगे, इसी के समान पढ़ेंगे, और वहां आपको दिल्ली का जो एरिया होगा बड़ा दिखाई देगा। यहाँ मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है। यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर लिया, जबकि यहाँ 100 किलोमीटर लिया था। तो इसे हम बोलते हैं बड़े पैमाना वाला मानचित्र। यानी हम जब बड़े से एरिया में जब दो क्षेत्रों की दूरी निकालते हैं तब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो घटक था उसका नाम था दिशा। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है तो हमें ज्ञात करना होगा कि ये इसका डायरेक्शन कौन सा है, इसका ये कौन सा डायरेक्शन में है, ये कौन सा डायरेक्शन में है। तो इसकी मदद करता है हमें दिक्सूचक यंत्र, जिससे हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड निर्धारित कर लिया है। आप मानचित्र में जनरली आप देखोगे कि दाहिने तरफ एक ऊपर के ऐसे दाहिने तरफ यहाँ है, आपको एक ऐसे डायरेक्शन दिखाई देगा और ये ऐसे लिखा होगा उत्तर। तो ये आपको रिजेंबल करता है उत्तर दिशा की। और जब आपको उत्तर दिशा की जानकारी हो जाएगी तो आप आसानी से अन्य दिशाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस उत्तर दिशा का निर्धारण कैसे होता है, आप लोगों ने मैग्नेट को लिया होगा। कभी एक काम करना, आप मैग्नेट को रस्सी में बांधना, ऐसे रखना। आप देखोगे ना कि उसका एक जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ साउथ की ओर होगा, ठीक है, हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। तो इसी का सहारा लेकर दिक्सूचक यंत्र है, इससे हम दिशा को ज्ञात करते हैं। ये हमेशा हमें दिखाई देगा ऐसे नॉर्थ और साउथ में, हमको बताएगा कि नॉर्थ दिशा कौन सा है और साउथ दिशा कौन सा है। तो जो प्रमुख 4 दिशाएं हैं उसे हम देख लेते हैं। उसे हम बोलते हैं प्रधान दिग्बिंदु। जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये 4 दिशाएं हैं मुख्य जिन्हें हमें जिनकी हमें जानकारी होती है। तो इसे हम कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु। प्रधान दिग्बिंदु। लेकिन मैप में हमें जैसे आप इस क्षेत्र की जानकारी लेनी होगी तो हम प्रधान दिग्बिंदु का सहारा नहीं ले सकते। हम इसे ये नहीं बता सकते क्षेत्र की स्पष्ट दिशा क्या है। तो ऐसे में हम सब डायरेक्शन का सहारा लेते हैं। ये किन दोनों के बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो इस दिशा का नाम हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये किन 2 दिशा के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट। ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब हम आसानी से किसी भी मानचित्र का दिशा को ज्ञात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन क्षेत्र किस दिशा से बिलोंग करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा घटक है उसका नाम है प्रतीक। जैसे मानचित्र पर हम अलग अलग चीजों को देखते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। मानचित्र पर आप देखिएगा कि हरा ब्लू रंग रहता है, वो पानी को शो करता है। आपको मानचित्र पर पेड़ का चित्र मिल जाएगा। अन्य जिन चित्रों को हमें देखना है उसका एक प्रतीक बना दिया जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप में हम उसे वहां रख नहीं सकते। जैसे कि आप लोगों ने कभी सूर्य का चित्र बनाना होता है तो आप क्या करते हो, एक गोला दे देते हो और ऐसे लिख देते हो सन। तो ये क्या हो गया, प्रतीक हो गया। तो मानचित्र में पूरे विश्व में एक सहमति बनाई गई है कि हम प्रतीक है उसे फिक्स रखेंगे, ताकि किसी भी क्षेत्र में मानचित्र को अध्ययन करना आसान हो जाए और एक क्षेत्र का मानचित्र दूसरे क्षेत्र के मानचित्र से अलग नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा। तो ये रहे कुछ प्रतीक जिन्हें फिक्स कर दिया गया, स्टैंडर्ड इसको मानक बनाया गया है। तो इसे बोलते हैं रूढ़ प्रतीक। जैसे किसी भी मानचित्र में ये आपको दिखाई देगा चिन्ह, तो आप समझ जाना
कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा की प्रतीक है। यदि ये आपको दिखाई देता है चिन्ह, तो ये का नदी का है, ये प्रतीक कुआं का है। तो आप इन प्रतीकों को अच्छे से देख ले कि किन ये प्रतीक किन किन को रिजेंबल करते हैं, किन किन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है, आगे जो हमारा टॉपिक उसका नाम है रेखा चित्र। ये रेखा चित्र क्या है इसे हम जानते हैं। जैसे यदि आपको किसी को अपने घर का लोकेशन बनाना होता है अपने मित्र को, तो आप क्या करते हो, साधारण से फिगर बनाते हो कि देखो ये मंदिर दिख रहा है या फिर ये कुछ भी, ये यहां से निकलना, ये दायां मुड़ना, बाएं जाना, और ये रहा मेरा घर। तो आप इस प्रकार के क्या याददाश्त का सहारा लेते हैं कि ये मेरे घर का रास्ता है, और आप बताओगे कि ये आपका मंदिर है, वो है स्थानीय क्या है, स्थानीय प्रेक्षण है, स्थानीय लोकेशन है। आप बताओगे कि इस मंदिर से दाईं ओर मुड़ना, या फिर आपसे कभी भी कोई भी और रास्ता पूछता है तो आप जनरली बताते हो कि आप क्या करोगे, कोई एक प्रतीक बताते हो, कोई एक फिक्स जगह बताओगे कि आप ये स्थानीय लोकेशन, इस पर जाना और यहाँ से दाएं मुड़ना, यहाँ से बाएं मुड़ना, यहाँ से 100 कदम आगे चलना। तो इसका आप इसके द्वारा सहारा लेते हो, रेखा चित्र के सहारा से आप किसी को ये बताते हो। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, उसका नाम है खाका। अभी तक मानचित्रों से हमने किसी क्षेत्र की जानकारी ली थी, उसके बारे में जाना था, लेकिन जब बात एकदम बड़े स्तर की आ जाती है, जैसे हमें कमरे के बारे में जानकारी देना है, तो इसमें मानचित्र हमें मदद नहीं करता है। हम इसमें क्या करते हैं, खाका का डिजाइन करते हैं, एक खाका खींचते हैं। हम अपने रूम का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि ये 10 फीट का है, ये इतना वो है, यहाँ पर दरवाजा है। अब बहुत सी जानकारियां इसके थ्रू बता सकते हैं अपने कमरे के बारे में, कि ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है, ये सामान यहाँ रखा हुआ है, ये अलमारी यहाँ पर सेट है। तो हम इन चीजों को बताने के लिए जिसका सहारा लेते हैं उसे कहते हैं खाका। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने मानचित्र के बारे में जो जानकारियां इकट्ठी की हैं वो उपयोगी हमारे साबित होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।